रुक जाइए एलिगेशंस अपने स्टूडेंट्स को मत लगाओ। आप सबकी फाइट सिमिलर है। एक हाँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, आंसू ना बहाऊंगा सिर्फ मुस्कुराऊंगा, कह देना भाग्य से मैं कल लौट आऊंगा। लेकिन उनका क्या जो अपने भाग्य के भरोसे नहीं मेहनत के भरोसे थे, लेकिन अब वो कभी नहीं लौट पाएंगे। वो घर से अपने कंधे पर जज्बा और हौसलों का जो बोझ उन्हें महसूस नहीं होता था वो लेकर आए थे, जीतने के लिए आए थे, एस्पिरेंट्स एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए आए थे, लेकिन हार गए। सवाल बहुत गहरे हैं, सवाल बहुत सारे हैं। तो हम ओल्ड राजेंद्र नगर के बड़े बाजार रोड पे, जहाँ पे एकेडमीज़ की लाइन लगी हुई है और बड़े बड़े स्लोगन्स लिखे हुए हैं, ऑलवेज अहेड, परिणाम बोलते हैं, उस सड़क पे लगी छात्रों की भीड़ से, एस्पिरेंट्स की भीड़ से ये बात करने आए हैं, सिस्टम को जागने में इतनी देर क्यों लगती है, जान गंवानी क्यों पड़ती है। जिस दिन उनके अपने जाएंगे ना, उस दिन उनको वैल्यू पता चलेगी कि बच्चे की मौत की क्या वैल्यू होती है। हम सोशल जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम नहीं जाएंगे यहाँ से। हम नेशनल कैपिटल में रह रहे हैं, 5 किलोमीटर में पार्लियामेंट है, अब उस एरिया में यहाँ पर मतलब बच्चे ऐसे मर रहे हैं। I don't know how tomorrow is going to be, but I want the tomorrow to be better. आप देखिए कि किसी भी समस्या का सॉल्यूशन पाने के लिए हमें एक हादसा देखना पड़ता है, उसके बाद ही सॉल्यूशंस पे काम होना शुरू होता है। द क्वेश्चन इज कि आप इस बिल्डिंग पे बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हैं? They're pointing fingers to each other, and nobody's taking responsibility here. 31.5 mm बारिश हुई थी उस दिन, 5:30 से 7:30 बजे या 8:30 के बीच में। इतनी सी बारिश में पूरा शहर डह गया। 75 साल से आप चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, ऑल गवर्नमेंट, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, आप एक ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनवा पा रहे हो। कहाँ ओलंपिक्स कराओगे यार आप? I've asked the DSP sir. I just spoke to him. So how many casualties were there? He was saying 2-3, but there were actually 7 students who lost their lives. 7 students. There are eyewitnesses where 7 ambulances were here. They were eyewitnesses, and we have proofs with 4 photos, and they're not even ready to declare that. ये चीज़ मैंने हाईलाइट किया, मैंने पूरा पीपल कंसर्न, मैंने पूरा सेफ्टी कंसर्न हाईलाइट किया। इन्होंने लिखा है एक्शन इज बीइंग टेकन ऑन योर कंप्लेन विथ आईडी, जो भी फॉर्मेलिटी का एक आईडी इन्होंने दे दिया, एक्शन लिया गया। 3 दिन बाद क्या देखने को मिल रहा है? 3 बच्चे मर गए। एक ट्रेंड है कि स्लीपिंग एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा सोता रहेगा, जब कोई हादसा हो जाएगा तब जागेंगे, फिर प्रोटेस्ट होगी, फिर सुनेंगे। जागते नहीं, बस दिखाएंगे कि हम जाग गए हैं और होता कुछ भी नहीं है। They're pointing fingers to each other, and nobody's taking responsibility here. कल हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, कल से हम यहाँ हैं, पुलिस बारे हंसी उड़ा रहे हैं कि क्या कर रहे हो? अरे तुम भी ऐसे ही पढ़ लिख के गए हो यहाँ से, तब आगे जाके स्टार और वर्दी लगाए हो। तुम क्या सेवा कर रहे हो यार? यहाँ गुड गवर्नेंस और एथिक्स पढ़ के जाते हो 3-3, 4-4 महीने, हम पे डंडे चला रहे हो। इन पे डंडे चलाओ तब माने कि गुड गवर्नेंस पढ़ के गए हो, एथिक्स पढ़ के गए हो। आप लोगों की भी क्लासेस बेसमेंट में चलती होंगी? कितनी स्ट्रेंथ रहती है? अच्छा, बेसमेंट में लाइब्रेरी अगर है, क्लासेस चल रही है, तो स्ट्रेंथ कितनी? Most of the libraries are in basements, like entire Ohar and Karol Bagh. एक टाइम पे कितने बच्चे रहते हैं? Ma'am, more than Around 100 स्टूडेंट्स। कोई वेंटिलेशन या कोई इमरजेंसी एग्जिट होता है? only one exit and one entry for all the libraries. exit and one One entry. exit and one entry. If you go just here, pass the road and just see any random library you walk into it, it's all in the basement, and they have one entry and one exit. They have the same देश में entry and माफिया exit. बोले जाते हैं, एजुकेशन से बड़ा कोई माफिया नहीं है। आप सोचिएगा इस चीज़ को, वो हर चीज़ लीगल करेंगे, कोई उनके ऊपर एक्शन लेने वाला पैदा नहीं है। 100% में 98% पूरा बेसमेंट का ही है मैम। नॉट ओनली द लाइब्रेरीज, व्हेन इट कम्स टू द रेंट सर्किल, लैंडलॉर्ड्स मैम इतना रहता है यहाँ पे, आप देख सकते हो 4 फ्लोर से ज़्यादा यहाँ पे परमिशन नहीं है, बट एमसीडी वालों ने 5 फ्लोर या 6 फ्लोर लगाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, और वो पैसे ओनर्स ने हमारे ऊपर डाल देते हैं मैम। ये एक बेसमेंट नहीं, आप हज़ारों मिल जाएगा। आप थोड़ा सा आगे चलिए, ये लोग पैसा खाते हैं, इनका करप्शन अब सर से ऊपर चढ़ चुका है। मेरे गली का हाल है कि आप अच्छा से भर पेट खा लीजिए, उस गली से गुजर जाइए तो गली से बाहर आते आते आपका खाना जो है बाहर आ जाएगा।
ऐसा हाल में हम लोग रहते हैं। वहाँ की और मजबूरी कोई बेसमेंट में रूम्स भी हैं। बेसमेंट रूम से पार्टीशन के साथ में छोटे छोटे रूम्स हैं, वहाँ पे सफोकेशन मतलब बेसमेंट में रह रहे बेसमेंट के हैं अंदर बच्चे। बच्चे रह रहे हैं, यहीं पे वारन में ही, बताइए। यही वारन में ही बेसमेंट में, बल्कि हर जगह पे चल रहा है ये। बेसमेंट में रूम है पार्टीशन करके जो आता है। वेंटिलेशन? वेंटिलेशन कुछ नहीं मैम, Fire वेंटिलेशन exit? कुछ नहीं है मैम, एक ही एंट्री है, एक ही एग्जिट है, कुछ नहीं है तो मैम। ये आप लोगों की पानी रूम मजबूरी, आप तक लोग कंप्लेन नहीं करते? ये क्या मैम ये किससे तो करेंगे? inhumane है ना। मैम इसका कंप्लेन किया था 26 जून को, इसका कंप्लेन राव सर्कल इसी सेम इंस्टीट्यूट का कंप्लेन हो चुका है मैम बेसमेंट लाइब्रेरी का, कुछ नहीं हुआ है। द होल थिंग अबाउट लाइब्रेरी 95% से अधिक लाइब्रेरी आपका बेसमेंट में है यहाँ पे। और क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है हम लोग का एंट्री जाने का, जब भी कोई इस तरह का इशू होगा तो ये तो कम कैजुअलिटी हुआ है, इसे बहुत अधिक कैजुअलिटी ज़्यादा होने का चांस है। मैं ये मान के चल रही हूँ कल को आप एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे सब, ठीक है, सक्सेस मिलेगी। एक तो ये कि बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर आप इस सिचुएशन को देखते वहाँ खड़े होके, हो सकता है वहाँ पहुँचने के बाद परिस्थितियाँ बदल जाती हों, है ना, लेकिन इस वक्त जब आप यहाँ खड़े हैं और ये पूरा सिनेरियो आप देख रहे हैं, तो आप क्या करते? प्लस ये जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, इसकी क्या वैल्यू इन वन लाइन? मैम अगर कल के दिन हम एडमिनिस्ट्रेटर रहते, यहाँ पर जो एसपी साहब खड़े थे हमारे, उनको पता था बच्चे उस छोर तक है, वहाँ तक आवाज़ नहीं जा रही है, वो खुद भी यहाँ पर रह के इन्हीं सड़कों से निकले होंगे, क्या होता? वो पुलिस तो फुल सिक्योरिटी, वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते, उनको क्या सिक्योरिटी की ज़रूरत? एक माइक लेते, एक एम्पलीफायर बॉक्स लेते और यहाँ से चलते हुए बीच में रास्ता बनाते, सबको आश्वासन देते कि आप लोग घर बैठकर पढ़ाई करो, हम लोग आपके लिए खड़े हैं। आपने कहा ना एज एडमिनिस्ट्रेशन आप क्या करते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कुछ क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा वेरी जो बेस है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो ब्यूरोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेक्रोनियल लॉ पे बना है। इसमें क्या होता है कि हमारे हाथ में कुछ ऐसा सिविल सर्वेंट पावर नहीं है, हमें ऊपर से ऑर्डर आते हैं, हम फॉलोअर्स हैं, हम सिर्फ फॉलोअर्स हैं, हम विजनरी नहीं हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सुनता कौन है आखिरी में? जो नेता कहेगा वो ब्यूरोक्रेट्स सुनेंगे। तो प्रॉब्लम उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है, उनको जो ऑर्डर मिलेगा वो करेंगे। हाँ, बट एक नैतिक जिम्मेदारी उनकी ये बनती है कि किसी बच्चे को फॉल्स एलिगेशंस में फंसाया ना जाए, थ्रेट न किया जाए कि तुम्हारे ऊपर FIR हो जाएगी तो तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। हम लोग इतने सक्षम है कि अपनी आवाज उठा सकें और आवाज उठी है, पूरा देश देख रहा है, पर ये नेता लोग क्यों चुप हैं? यहाँ के MLA हो चाहे यहाँ की जो बासुरी स्वराज जी आई MP, टिप्पणी करके जाती हैं कि लोकल MLA जिम्मेदार है। अरे आप भी तो सांसद हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपके पास क्या कोई पावर नहीं है? सांसद हो इस क्षेत्र की मोहतरमा, बहुत पावर है, करने को बहुत कुछ कर सकती हो, अभी चाहो तो इसको ढा दो। अभी उनका बेटा उनका भाई बहन मरता है, इसको निस्तनाबूद हो जाती है बिल्डिंग राव स्टडी सर्कल की। ऐसे हम कह रहे हैं जितने भी इंस्टीट्यूशन है इनको तुरंत बर्खास्त कर देनी चाहिए, इसका लाइसेंस बर्खास्त कर देना चाहिए। शर्म नहीं है नेताओं को बिल्कुल भी। सब कुछ चलता है पॉलिटिक्स इस देश के अंदर। पॉलिटिशियन को क्या फर्क पड़ता है? 3 मरे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है? जिस दिन उनके अपने जाएंगे ना, उस दिन उनको वैल्यू पता चलेगी कि बच्चे की मौत की क्या वैल्यू होती है। उनके तो विदेशों में पढ़ते हैं ना, हम मिडिल क्लास ही तो पढ़ रहे हैं आके, क्योंकि कल को हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, क्योंकि हमारी जनरेशन सिक्योर हो जाए, मैं अपने माँ बाप को अच्छी ज़िंदगी दे पाऊँ, इसलिए तो हम यहाँ आ रहे हैं ना। जो अपने 2-2 3-3 साल अपने बिगाड़ते हैं, हमें ये नहीं पता होता सूरज कब निकलता है, दिन कब होता है, रात कब, हम कुछ नहीं पता होता हमें क्या चल रहा है देश में, क्योंकि हम किताबों को घिसते रहते हैं। मेरे पापा जी ट्रक ड्राइवर हैं, तो जैसे मैम उनका सैलरी नहीं होता है, जैसे होता है कि सामान वहाँ ले जाकर पहुँचा देते हैं, उसके बाद सैलरी आता है। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर हम थोड़े थोड़े पैसा करके आपको चुका देंगे सिलेबस खत्म होने से पहले। मैम जहाँ हम 50,000 दे दिए थे वहाँ 40 और भी तो दे सकते थे, लेकिन सर ने नहीं माना। लास्ट में मुझे कोचिंग छोड़कर मेरे भैया 2 ऊपर रहते थे लोग विजन के, उन लोगों ने मुझे टेलीग्राम पर विजन IAS का वीडियो खोज के दिया, उससे मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया। फीस 1.5 लाख थी। 1.5 लाख? हाँ, GS का सिर्फ, ऑप्शनल का 50,000। और आपके पिताजी की इनकम? मेरे पिताजी की इनकम मैम सैलरी उनका है 5,000 महीने का। हाँ, और जैसे गाड़ी उड़ी लेकर जाते हैं लोग ना, तो 2 आदमी रहते हैं लोग, तो महीने का 20 से 25,000 होता है। मतलब वो ट्रांसपोर्ट करके कि हाँ, जाएंगे हाँ, तब उनको हाँ, मिलेगा। एक गरीब माता पिता की क्या गलती थी? जिस बच्ची का देहांत हुआ है 4 दिन पहले, उसके पिताजी ने 1,65,000 कर्जा लेके उन्होंने फीस भरी इस कोचिंग की। क्या मिला उन्हें? उनका तो धन भी गया, उनका तो तन भी गया। इसका जिम्मेवार कौन है? और ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है ना कि MLA, ये भैया ने लिखा है MLA रिस्पॉन्सिबल है, मेयर, ये सब रिस्पॉन्सिबल है, ये सब इंटरकनेक्टेड है। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, सिस्टम की प्रॉब्लम है, सिस्टम फेलियर है। इस पूरे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, ना कि उस एडमिनिस्ट्रेटर से एक्सपेक्ट करें कि वो कुछ करे, वो कुछ नहीं कर सकता है। बस ये समझ लार्जर इंटरेस्ट में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि कल को इनके साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी होगा। तो यही है सोशल जस्टिस। हम सोशल जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम नहीं जाएंगे यहाँ से।
5,000 रुपये लाइब्रेरी का, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी लेने जा रहे हैं 5,000 रुपये रेंट है, 4,500 से 5,000 रुपये ORN में। और अगर आप यहाँ पीछे नीचे मतलब अंडरग्राउंड बेसमेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पर अंडरग्राउंड लाइब्रेरी की फीस है 2,500, 3,000, इतनी फीस। अभी भी सारी लाइब्रेरियाँ क्यों बंद कर रही है? मतलब 90% अगर MCD के पास है, यहाँ पर अप्रूवल है कि भाई 90% सब बेसमेंट में है, तो उनको लाइसेंस कौन दे रहा है? आप अगर मुझे यहाँ एक फ्लैट लेना होगा, हाँ। मैं 15,000 ब्रोकरेज दूंगा, 15,000 सिक्योरिटी दूंगा और 15,000 पर मंथ का रेंट दूंगा। उसके साथ साथ 12 रुपये रीडिंग मीटर की रीडिंग भी दूंगा। हम बच्चे हैं, कोई कैसे कैसे घर से आता है, कोई कैसे घर से आता है, हम पढ़ने के लिए अपना फ्यूचर बनाने के लिए आए हैं, और आप हमारा ना ब्लड ऐसे निकाल रहे हैं, ऐसे निकालते हैं यहाँ से ऐसे। उसके बावजूद क्या मिल रहा है हमें यहाँ? मौतें मिल रही हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ 3 लाख सबसे एंट्रेंस का फाउंडेशन कोर्स होता है। यहाँ पर रहने का 20,000 महीने का मतलब खर्चा है। आप जोड़ लो 2,40,000 वैसे सिर्फ रहने में चला जा रहा है। अगर स्टूडेंट का तबीयत खराब हो जाता है, किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, अब ऐड कर दो 25,000 जोड़ लो, तो ऐसे लाख ये 10 लाख कुछ नहीं होता मैम। ये करोड़ों का है, करोड़ों का बिल्डिंग है। हमारी जो डिमांड है सिर्फ जो लोग जिनका डेथ हुआ है, अब करोड़ जिस हिसाब से आप दे दो, पर वो भी नहीं 10 लाख रुपए देंगे। 10 लाख से क्या होता है मैम? 2 साल 1.5 साल मुश्किल से। लाइफ की वैल्यू वैसे 1 करोड़ भी नहीं है, बिल्कुल सही है। ये कंपनसेशन, ये हर साल का ड्रामा कब तक चलेगा? आज आप तारे लगवा रहे हो, गड्ढे खोद रहे हो, ये अगर ड्रामा आप लोगों ने वेडनेसडे को कर लिया होता, आज इतना क्राउड आपको देखना नहीं पड़ता। प्लीज हमारे कंसर्न को निगलेक्ट मत कीजिए। ये सारे जो टीचर्स हैं बाहर जाकर पॉडकास्ट करते हैं, बाहर न्यूज़ चैनल्स में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऐसे बदलाव लाएंगे, देश को ऐसे बदलाव लाएंगे, पर खुद के इंस्टीट्यूट के नीचे देखिए कोई फायर एग्जिट नहीं है। अब बताओ फिर जो आप खुद ही नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, जब आपको करोड़ों मिल रहा है, फिर तो स्टूडेंट भी वही सीख के आगे बढ़ेगा ना। स्टूडेंट इस चीज़ से कहाँ अच्छा सीख सकता है? MCD के लिए एज पर रेगुलेशंस MCD के लिए 2 फायर एग्जिट चाहिए। अभी तो न्यूज़ में खोल के बोल रहे हैं 2 फायर एग्जिट चाहिए। अब चलो मेरे साथ, मैं आपको मैच दिखाता हूँ, 10-15 मैच दिखाऊंगा ऐसे जहाँ पर 2 एग्जिट का 1 एग्जिट नहीं है, छोटा सा एग्जिट है, वहाँ से बंदे अंदर जा रहे हैं, आ रहे हैं बस। और वहाँ पर ऐसे लोग मतलब ऐसे खाना खा रहे हैं स्टूडेंट। अब वहाँ की क्वालिटी खाना का देख लोगे, और उसके बाद प्राइस है 200 रुपये, 200 रुपये की थाली, और वहाँ पर एक एग्जिट। वहाँ पर अगर एक छोटा सा हादसा, अभी तो लाइब्रेरी में हुआ है इसलिए सब आ गई कि भाई लाइब्रेरी। अगर कल को यहाँ पर उसमें हो जाता है, किसी रेस्टोरेंट में हो जाता है, कल हम फिर रेस्टोरेंट के लिए खड़े होंगे क्या? हमें यही काम है, ये पूरी जगह इलीगल है। RTI हमें फाइल करनी चाहिए, इसका एक वे फॉरवर्ड हो सकता है। RTI तो लेकिन दायरे से बाहर है ना। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने RTI भी दाखिल की थी कोचिंग्स को लेकर के, तो जवाब आया था कि भाई RTI के दायरे में नहीं आता ये। अब नहीं आता है ना, अब लेके आओ दायरे में। प्रॉब्लम क्या है? एक रूम है 6 बच्चे का बना दिया, 2 रूम है 10 बच्चे का लाइब्रेरी बना दिया। मैंने पैसा कमाने का इतना तड़प है, मैंने है कि तो कुछ भी सिस्टम का ये पालन नहीं होता है। और सेकंड चीज़, ये 2-3 किलोमीटर के एरिया में ही लगभग 1 लाख स्टूडेंट रहते हैं, बेतहासा रूम रेंट है। मीन्स आपसे कोई यही मीन्स डायलॉग ही नहीं है रूम रेंट के बारे में। आप अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर मैं ओनर हूँ तो मैं आऊँगा 18,000 दे दो, वो 2 मिनट बार्गेन भी नहीं करता है। यू हैव टू गिव यू हैव, इफ यू डोंट वांट टू गिव देन गो, क्योंकि उसको पता है आप यहाँ से जाओगी 2 मिनट बाद या 1-2 घंटे बाद कोई नया स्टूडेंट आ जाएगा। जाए ना यहाँ से, आप 10 से 15 दिन यहाँ बिताइए और एक गली और एक घर में घुसिए और देखिए जाके हालात क्या है। आप अगर 5 दिन बाद आओगे ना तो आपको यहाँ पे कोई नहीं मिला, लेकिन आप फिर से आके चेक करो कि यहाँ पे कोई लाइब्रेरी चल रही कि नहीं चल रही। हम किसको बोलेंगे? यहाँ उनको लूटा जाता है 3-3 लाख लेकर। जिस दिन वो अधिकारी बनते हैं वो सोचते हैं अब किसी तरह से हम पैसा निकालेंगे, क्योंकि ये सिस्टम करप्ट है। यहाँ बच्चों को देखते हैं कि चलो गरीब हो, फी कंसेशन तुम्हारा नहीं करेंगे, तुम इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे दो, तुम कैसे भी करो पैसे दे दो। 20 लाख बच्चे तैयारी करते हैं वैसे एग्जाम का, जिसे मात्र 800 सीट है। इतना ज़्यादा डिपेंडेंस इस पे हो गया है कि मीन्स कोई ह्यूमन रिसोर्स का ही वैल्यू नहीं रह गया है। यहाँ पे इतना पैसा खर्च करके किसी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का कोई वैल्यू नहीं है। शिक्षा, जिस देश में बात हो रही है कि शिक्षा को फ्री करना है, उस देश में ये हाल है कि सब्सक्रिप्शन का डेट फिक्स रहता है, 10 मई तक है, 10 मई के बाद बंद। अब देख लीजिए माफिया हम लोग क्यों बोले, अब कह सकते हैं इस मिसनॉमर है, ऐसे ही आप माफिया बोल रहे हो किसी को। नहीं, ये माफिया, यही तो लक्षण होते हैं माफिया के कि कांड कर दो, चले जाओ, फिर दिखो मत। अभी सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में अपना एक स्टेटमेंट दिया, अभी मैं वही देख रहा था करंट में। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, यहाँ पर जो MCD है, वो सिर्फ करोल बाग रीजन से MCD जो है 500 करोड़ पर मंथ ओनली बैरिकेडिंग और बैनर से कमा रही है। वो एक सीवर नहीं, वो मतलब सीवर साफ नहीं करा पा रही है। 18% टैक्स लगता है मैडम, मैंने इस कोचिंग में एडमिशन लिया, 18% टैक्स लगा। सिर्फ ऑप्शनल के 8,500 रुपए लिया इन्होंने, PSR ऑप्शनल के 18% उस पर टैक्स लगा। वो 18% टैक्स मेरा कहाँ गया? एक लाइब्रेरी, गवर्नमेंट लाइब्रेरी नहीं है यहाँ पर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है। बुलडोजर आ गया है, नाले की खुदाई चल रही है और मैं यहाँ पे ये कंपन महसूस कर पा रही हूँ।
लेकिन ये कंपन सिस्टम में तब नहीं महसूस होता जब किसी बच्चे की मौत हो जाती है या उसके माँ बाप घर से पैसा भेजते हैं फीस के लिए, कोचिंग में एडमिशन के लिए, तब सिस्टम में कंपन नहीं महसूस होता। तोड़ने से, ड्रेनेज क्लीन क्या मिलेगा इससे? आपने परमिशन क्यों दी? उन ऑफिसर्स पे कब कार्रवाई होगी जिन्होंने परमिशन दी? जिस दिन इसको अप्रूवल मिला था उस दिन वो देखने क्यों नहीं आए थे यहाँ? क्या लाइब्रेरी है नहीं है? इस पे कौन बात करेगा? कोई नहीं करेगा मैम, क्योंकि सब करप्ट बैठे हुए हैं। ये दिल्ली आने की होड़ शुरू कहाँ से होती है फिर? दिल्ली क्यों आ जाते हैं इतने? ज्यादा मोटिवेशन होता है जो बड़े बड़े जो टीचर्स हैं, लाइक विकास कीर्ति सर, ओझा सर, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ। अभी जैसे अपना प्रचार करना होगा तो ऐसा बात बोलेंगे तो लगेगा कि उनके से ज्ञानी कोई है ही नहीं। वो केवल रील चमकाना जानते हैं, वो केवल पैसा कमाना जानते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये दिल्ली को फैंटेसाइज करना कम होना चाहिए? हाँ, ये सेम चीज है। फैंटेसाइज कर कौन रहा है? टीचर्स कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट पे कर रहे हैं, यूट्यूब पे आके इतने बातें बोलते हैं कि जितने भी सिलेक्शन होता है मिसगाइड करते हैं। इतनी फीस अपनी बढ़ा के रखी, कोचिंग्स की फीस नहीं दे पाते बच्चे। उसके पहले संस्कृति आई, इसमें आग लगी थी, आपको खर्ची नगर में अगर पता हो तो। वहाँ पे हुआ कि ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, सारी एनओसी होंगी, सारे लीगल तरीके से चला जाएंगे, लेकिन आज भी सारी लाइब्रेरियाँ वहाँ खुली हुई हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम कहाँ से फील कर रहे हैं? उन 3 के अलावा कोई मिसिंग भी था? लड़की जिसकी लापता थी उसकी बॉडी उसके परिवार को अभी मिल गई है। ये उसका फोटो है, शांभवी नाम की लड़की जो गायब थी उसकी बॉडी उसके परिवार को मिल गई है। मिसिंग। यस। यहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज है उसको एक बार सामने लाया जाए, हम लोग को दिखाया जाए डीवीआर के थ्रू। क्योंकि एस्पिरेंट्स जो थे यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि जो ओनर्स हैं कोचिंग के वो नहीं आ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको मिल रहा, जबकि उन्हें इस वक्त उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। yes. तो आप फैकल्टी हैं, आप यहाँ पे उनके साथ खड़ी हुई, इसीलिए मैं आपसे बात करने आई हूँ कि मैम इट इज़ अ वेरी इंडिविजुअल अप्रोच। कौन सा टीचर या कौन सा इंस्टीट्यूशन किसी भी मुद्दे को किस तरीके से देख रहा है। लेकिन पब्लिक इश्यूज पे इंडिविजुअलिटी की तरफ बढ़ जाना तो बट प्रोबेबली सम पीपल आर टेकिंग सम टाइम टू रिस्पॉन्ड टू थिंग्स। दिस मूवमेंट इज नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, not against any institution, not against any individual, neither against MCD or the state government. लेकिन अगर ये किसी के अगेंस्ट नहीं है तो फिर किसके अगेंस्ट है? ये मुद्दा ही नहीं होता ना, फिर किसी के तो खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा ना सिस्टम को ठीक करने के लिए। We are talking about everybody. Students are talking on all issues. अगर आप डिमांड्स का नेचर देखें, from the immediate relief that they want for the families whose children are no more, till the amount of bringing in working in basements, which is associated with how institutions work, to the extent that how MCD also has not been giving no objection certificates to many institutions who work, who have good fireworks system. So it is against everybody. Everybody has to change. आज जब ये इशू हो रहा है तो हमें लग रहा है तो society has also failed, teachers have also failed, और बच्चों ने भी आज ही बात की ना, तो मैम everybody has done some set of wrong which needs to be corrected. हमने बात नहीं किया ना, यूपीएससी एस्पिरेंट्स तो बात करने से डरते भी हैं ना कि फॉल्स एलिगेशंस। अगर हम बात नहीं करें उसके पीछे भी मेजर रीजंस है कि हमें लगता है कि यार अगर हमारे पीछे कुछ करते हैं तो हमारे पीछे केसेस लग जाएंगे, केसेस लगते हैं तो हमारी प्रिपरेशन कोई फायदा नहीं, प्रिपरेशन को बंद कर दिया जाएगा, मतलब कि हम अटेम्प्ट्स नहीं दे पाएंगे। पर ये नेता लोग क्यों चुप हैं? यहाँ के एमएलए हो चाहे यहाँ की जो बासुरी स्वराज जी आई एमपी, नहीं हम उनका देख रहे हैं, वो इंटरव्यू दे के जाती हैं कि टिप्पणी करके जाती हैं कि लोकल एमएलए जिम्मेदार है। अरे आप भी तो सांसद हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपके पास क्या कोई पावर नहीं है? सांसद हो इस क्षेत्र की मोहतरमा, बहुत पावर है, करने को बहुत कुछ कर सकती हो, अभी चाहो तो इसको ढा दो। अभी उनका बेटा, उनका भाई बहन मरता है, इसको निस्तनाबूद हो जाती है बिल्डिंग राव स्टडी सर्कल की। ऐसे हम कह रहे हैं जितने भी इंस्टीट्यूशन है इनको तुरंत बर्खास्त कर देनी चाहिए, इसका लाइसेंस बर्खास्त कर देना चाहिए। शर्म नहीं है नेताओं को बिल्कुल भी। क्या किस बात के नेता हो? जनप्रतिनिधि हो, क्या जनप्रतिनिधि हो? बात नहीं कर पा रहे हो आम छात्र की। क्वेश्चन इज कि आप इस बिल्डिंग में बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे? आप यहाँ पर आपने पूरी बिल्डिंग को प्रोटेक्शन दे रखी है, आपको दिखाइए कैमरे से। वहाँ पर 10 बैरिकेड लगे हुए हैं, वो बिल्डिंग के सामने बैरिकेड्स लगे हुए हैं। ये इनको बचाने की कोशिश हो रही है। और जो बेसिकली हमारे जो टीचर्स हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, अवध ओझा हो गए या फिर शुभ्रा रंजन मैडम, यहाँ पर ऑलवेज अहेड का बोर्ड लगा रखा है। भाई कहाँ है ऑलवेज अहेड? अभी तो जरूरत है हमें सबसे ज्यादा तुम्हारी। कहाँ हो तुम? वो विकास सर एथिक्स की क्लास देते हैं, वहाँ पर फायर एग्जिट का है नहीं। वो क्या एथिक्स पढ़ा रहे हैं? और द क्वेश्चन इसकी मैम ओझा सर है, कोई भी है, वो यहाँ पर आ क्यों नहीं रहा है? और अभी सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को उनकी जरूरत है, अगर वो आएंगे क्योंकि लेकिन वो कहाँ बिजी है? वो है पॉलिटिकल नेक्सस बनाने में, वो इस मुद्दे को दबाने में कि कहाँ से हम कितने करोड़ रुपए लगेंगे, आप लो हमसे और आप इस मुद्दे को खत्म करो बस। यूपीएससी एस्पिरेंट्स जनरली आवाज नहीं उठाते कि
फॉल्स एलिगेशंस लगा के केसेस हो जाएगा। ये सब बोलते पे डर तो नहीं लग रहा? कुछ नहीं मैम, डर किस बात का? मैंने आपको बताया ना, वी आर नॉट द बेगर्स, वी आर द चूजर्स ऑफ डेमोक्रेटिक नेशंस। आधे तो यूपीएससी एस्पिरेंट भी नहीं है यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये भैया मैं जानता ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे है ही नहीं। अरे एक सेकंड रुके हैं आप। हाँ रुके। क्या है ये प्लीज? क्या है ये? दिखा मेरे को, देखो, दिखा भाई, इधर हाँ, दिखाओ क्या ना। है ये? क्या है ये? क्या है ये? कहाँ का है ये? पढ़ो, कौन पढ़े से- लिखे कौन हो, से लाओ कोचिंग में? लाओ कौन से इधर लाओ। कोचिंग में? अरे इधर लाओ, पहले कार्ड लाओ। तुम इधर ही बता दो। शुभ्रा रंजन आई है। भाई ये मेरे एक स्टूडेंट से है। हाँ, ये इनको चाहिए पब्लिसिटी। अभी इनसे कुछ पूछा नहीं जा रहा था, ये पॉलिटिसाइज कर रहे हैं मैटर को। मैंने इनको एक कार्ड दिखाया तो अब ये अब मैं इनके सामने यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं है। ये देखो, ये क्या है? और मैम हम अपनी कोचिंग आई में, कार्ड है? आप ये सुनिए। मैंने ये ये लीजिए कार्ड। एडमिनिस्ट्रेशन का ये कह रहा है कि इनको क्यों इन्वॉल्व कर रहा है, इनकी क्या गलती है? तो मेरे को तब से पोक किसने कर रहा बोला? है ये, तब से इन्होंने पोक कर रहा है कि बोला? मेरे को पुलिस और अच्छा, आपका नाम क्या है? अमित चौधरी। अमित, आप कौन सी कोचिंग में हैं? मैं बाजीराम से। अच्छा सुनिए, रुक जाइए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये जो इन्होंने प्लेकार्ड लिया हुआ है, ये बोल रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है? एमएलए जिम्मेदार? क्वेश्चन मार्क के साथ है, ही इज नॉट क्लेमिंग कि यही है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्या एमएलए जिम्मेदार है, मेयर या एमसीडी या कोचिंग? पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। यहाँ पे एक आवाज उठ रही है कि इस बिल्डिंग को क्यों डिमोलिश किया जाए। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी जब नक्शा पास किया जाता है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो नक्शा क्यों पास किया जाता है? ताकि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो तो वहां से सेफली एग्जिट किया जा सके। अगर यहाँ पे नक्शा प्रॉपर नक्शे के हिसाब से चीजें बनी होती तो हम ये बताइए कि अगर ये एमसीडी नक्शा पास करता है तो ये सुनिश्चित करता है ना कि वहाँ पे सारी चीजें मेंटेन है, वहाँ पे प्रॉपर फायर एग्जिट्स हैं, वहाँ अगर कुछ ऐसी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ से कोई जिंदा निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। और अगर फॉल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसे डिमोलिश क्यों ना किया जाए? प्रॉब्लम क्या है इसमें? तो इसमें प्रॉब्लम आती है कि आप कौन होते हैं बताने वाले? अरे हम जनता है भाई, सिटीजन है, वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम सॉवरेन हैं, हम सरकार चुनते हैं, रैशनैलिटी है, इसलिए बता रहे हैं कि डिमोलिश करो। फॉल्टी है कुछ भी नहीं कि सब गिरा दो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आग लगा दो, ये तो नहीं कह रहे हैं ना। अरे दंगाई थोड़ी है, हम तो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है, खत्म करो, सीधी सी बात है। आप चाहते हैं कि इसे कंटिन्यू किया जाए, दब जाएगा मैटर 100-200 करोड़ देके, फिर से अगले साल फिर कोई मरेगा, ऐसे ही पैसा चलता रहेगा, नेक्सस चलता रहेगा, नेता बनते रहेंगे। I don't know how tomorrow is going to be, but I want that tomorrow to be better. That's what I'm dreaming here, and left my parents all the way back here, back there, and come here, struggling here every day and night to make some difference for our country in the future. But after seeing them, what I felt was only hopelessness. Only hopelessness. उसके बाद ये हुआ कि आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए प्रदर्शन के लिए, और आम आदमी पार्टी वाले एलजी सचिवालय के बाहर पहुंच गए प्रदर्शन के लिए, और फिर इस मामले में 5 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वो भी गिरफ्तार हो गए जिन्होंने सड़क से तेज़ रफ्तार में गाड़ी दौड़ा दी थी, जिसकी वजह से पानी बेसमेंट में चला गया और 12 फीट तक पानी पहुंच गया। वेंटिलेशन नहीं था, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं था, बायोमीट्रिक खराब हो गया, तमाम वजह इसमें बताई गई हैं। अब एक बार इंसिडेंट्स को देखते हैं। मुखर्जी नगर सबको याद है, आग लगी, कोचिंग से हमने बच्चों को रस्सी और 4थे-5वें माले से नीचे कूदते हुए देखा, अपने आप को रेस्क्यू करते हुए देखा, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई ऐसा इमरजेंसी एग्जिट या रेस्क्यू का कोई ऐसी सुविधा नहीं थी। हमने कुछ दिन पहले देखा पटेल नगर में एक यूपीएससी एस्पिरेंट करंट लगने से उसकी डेथ हो गई। अब हमने यहाँ देख लिया कि बेसमेंट में लाइब्रेरीज जो कि इलीगल हैं यहाँ चलती हैं और बरसों से चली आ रही हैं, वहाँ पे 3 बच्चों की, 3 एस्पिरेंट्स की डेथ हो गई। उसके बाद हम ये सब देख रहे हैं। कितनी मौतें लगती हैं एक सिस्टम को जागने में? सवाल ये है, इन छात्रों का ये सवाल है कि जब इतने समय से, जब मुखर्जी नगर में वो हादसा हुआ था तब भी ये बोला गया था कि ऑडिट्स होंगे, जो भी इलीगल कोचिंग्स हैं, जो बेसमेंट में इलीगल पोर्शंस हैं, उनको बंद किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? फिर हुआ ओल्ड राजेंद्र नगर हुआ। जो बच्चा यहाँ उम्मीदों का बस्ता अपने कंधे पे टांग कर लेकर आता है कि वो अपने माँ बाप को एक अच्छी ज़िंदगी दे पाएगा, खुद के सपनों को पूरा कर पाएगा, क्या वो ये सोचने में अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दे कि वो सड़क पर चलते हुए करंट लगने से मर जाएगा? क्या वो ये सोचने में अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दे कि बेसमेंट में एक दिन पानी भर जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी? सवाल कई हैं, पॉज लीजिए, सोच कर देखिए। जिसका ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे शहर में किसी और मुद्दे के साथ।